पाकिस्तान में इंडिया से मुतालिक जो चीज़ें सबसे ज़्यादा मशहूर हैं उनमें से एक है हिंदुत्व। पाकिस्तानी सोसाइटी में जो एंटी इंडिया सेगमेंट है वो हमेशा हिंदुत्व को एक एविडेंस के तौर पे पेश करता है कि देखें हमने पार्टीशन इसलिए की थी क्योंकि आज देखें इंडिया में हिंदुत्व कितनी ज़्यादा मजबूत हो चुकी है। दूसरी तरफ जो रिसेंटली एक प्रो इंडिया सेगमेंट निकला है वो हिंदुत्व को थोड़ा बहुत डिफेंड भी करता नजर आता है, जो कि कहता है कि नहीं, हिंदुत्व इन इट्स एसेंस कोई इतनी बुरी चीज़ नहीं है। ये तो कुछ बुरे लोग हैं, जैसे पाकिस्तान में भी हैं, जैसे सारी दुनिया में होते हैं, वो लोग बदनाम कर रहे हैं। तो आज स्पेकुलेशंस को ख़त्म करते हैं। एक पाकिस्तानी के मुंह से सुनिए कि हिंदुत्व है क्या। जब ये वीडियो बनाने लगे थे उस वक्त ख्याल था कि भाई अब इंडिया से बहुत गालियाँ पड़ेंगी, और शायद वो ठीक भी होंगे, क्योंकि भाई वो कहेंगे आपको बॉर्डर पार क्या पता कि हमारी सोसाइटी की इतनी इंट्रिकेट डिटेल्स क्या हैं। लेकिन फिर ये भी तो सच है ना कि वो भी तो पाकिस्तान के बारे में इतना कुछ कहते रहते हैं, उन्हें क्या पता। लेकिन इस बात का जवाब मेरे पास यही है कि भाई आप कमेंट्स में हमारी नॉलेज में इजाफा करें। मेरी ये वीडियो बेसिकली पाकिस्तानियों के लिए है ताकि वो इस पूरे प्रॉब्लम को ठीक से समझ सकें। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा मसला ये होता है कि गलत इन्फॉर्मेशन जब फैलने लगती है तो उसकी तस्हीह कोई नहीं कराता, उसकी करेक्शन कोई नहीं कराता। सो आज फिर समझ लेते हैं कि ये हिंदुत्व क्या है, ये कहाँ से शुरू हुई, आज इस आइडियोलॉजी को किस तरीके से इंटरप्रेट किया जाता है और ये बात आगे कहाँ को जा रही है। सबसे पहले हिंदुत्व के ऑफिशियल वर्जन से स्टार्ट करते हैं, यानी ये देखते हैं कि जो इस आइडियोलॉजी के सपोर्टर्स हैं वो इसके बारे में क्या कहते हैं। आज से तकरीबन 100 साल पहले इंडिया में एक बड़े मशहूर राइटर थे, वी.डी. सावरकर। उस वक्त मशहूर नहीं थे, आज बहुत मशहूर हैं। मशहूर इस वजह से हैं कि हिंदुत्व का वर्ड उन्होंने कॉइन किया था। अंग्रेज़ दौर में उनकी अंग्रेज़ गवर्नमेंट से बिल्कुल नहीं बनती थी। अक्सर वो जेल में रहते थे या उनको हाउस अरेस्ट किए रखते थे। उनकी जायदादें जब्त कर ली गई। अंग्रेज़ गवर्नमेंट ने उन पर हर तरह का जुल्म ढाया। इन साहब ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था इसेंशियल्स ऑफ हिंदुत्व। वहीं से हिंदुत्व का कॉन्सेप्ट पॉपुलर होना शुरू हुआ, जो कि आज तक बढ़ता ही चला जा रहा है। आज की मशहूर आरएसएस इस आइडियोलॉजी के फ्लैग बेरर हैं अब, और वो इसको पॉपुलराइज किए जा रहे हैं। लेकिन आरएसएस के चीफ मोहन भगवत भी और हिंदुत्व के जितने भी सपोर्टर्स हैं सब यही कहते हैं कि भाई हिंदुत्व बेसिकली एक हिंदू आइडियोलॉजी की बात नहीं हो रही, यानी हिंदुइज्म जो रिलीजन है उसकी आइडियोलॉजी की बात नहीं हो रही। ये एक इंडियन नेशनलिज्म की मूवमेंट है। इसके अंदर सिखों का बल्कि मुसलमानों के भी स्कोप मौजूद है, वो सब भी हमारा हिस्सा है। लेकिन जब वो अपनी अलाइनमेंट बाहर कहीं कर लेते हैं, किसी बाहर के कल्चर, किसी बाहर की सोच के साथ अपने आप को एसोसिएट करते हैं, तो फिर हमारी उनसे लड़ाई हो जाती है। यानी बेसिक आइडिया यही है हिंदुत्व का, या ये जो लोग उसको सपोर्ट करते हैं वो ये कहते हैं कि बेसिक आइडिया ये है कि हम एक इंडियन नेशनलिज्म यानी हिंदू वर्ड को हिंदुस्तान के शहरी के तौर पे ले रहे हैं, हिंदुइज्म के फॉलोअर के तौर पे नहीं ले रहे। तो जितने भी इंडिया में रहने वाले लोग हैं जो अपने आप को पीढ़ी दर पीढ़ी इंडियन के तौर पे समझते हैं, इंडियन आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, इंडियन कल्चर को अपना मदर कल्चर मानते हैं, सिर्फ वो लोग अच्छे हैं। बाकी जो लोग हैं वो आउटसाइडर्स हैं, उनका इंडिया पे कोई हक नहीं, उनका हमारे देश पर कोई हक नहीं, और उन्हें रिमूव कर देना चाहिए बाय वन मीन और अनदर। अब इवन दो सावरकर साहब ने इस तहरीक को बहुत ज़्यादा एक नेशनलिस्ट मूवमेंट के तौर पे उठाया था, किसी रिलीजियस तहरीक के तौर पे नहीं उठाया था, मगर द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि ये एक रेशियल सुपीरियॉरिटी की तहरीक बनकर रह गई है। उस वक्त भी सावरकर साहब जो मर्जी कहते रहे हों, लेकिन सच्ची बात यह है कि उन्होंने फ़ौरन ही हिंदू महासभा ज्वाइन कर ली थी, और उन्हीं के दौर में हिंदू महासभा पार्टी बहुत तेज़ी से पॉपुलर हुई थी। अब किसी को भी इस बारे में बिल्कुल कोई शक नहीं है कि हिंदू महासभा एक एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी। अगर उसकी डिमांड सिर्फ इतनी सी ही थी कि भाई इंडियनिज्म को प्रमोट किया जाए, तो ये चीज़ तो कांग्रेस के अंदर रहते हुए भी की जा सकती थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस लेफ्ट विंग की जमात थी, जबकि एक फार राइट की जमात हिंदू महासभा थी। और राइट भी कितना राइट, यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि जिन साहब ने कत्ल किया था गांधी जी को, वो भी एक्टिविस्ट थे हिंदू महासभा के। हिंदुत्व की ये किताब इसेंशियल्स ऑफ हिंदुत्व लिखी गई थी 1922 में, और इसका बैकड्रॉप ये है कि 1919 से इस पूरे रीजन में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में
मुसलमानों में एक बहुत मजबूत तहरीक चल रही थी जिसका नाम था खिलाफत मूवमेंट। बेसिकली जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई, खिलाफत उस्मानिया ख़त्म हुई, उस वक्त यहाँ के लोग, यहाँ के मुसलमानों की सोच ये थी कि अंग्रेज़ जो कि वहाँ पर जंग जीते हैं वो इस वक्त वहाँ पर नए नए मुल्क बना रहे हैं और ये बहुत गलत हो रहा है, खिलाफत टूट गई है, खिलाफत कायम रहनी चाहिए। उस वक्त जो हिंदू कम्युनिटी थी, ख़ास तौर पे जो फार राइट की हिंदू कम्युनिटी थी, उनको ये एहसास हो रहा था कि भाई ये जो मुसलमान हैं ये अपनी अलाइनमेंट उधर रखते हैं, इंडिया के अंदर नहीं रखते, उधर बाहर रखते हैं। वो चाहे आप टर्की कह लें, वो चाहे आप आज का सऊदी अरब कह लें, यानी वो जो मुस्लिम उम्मा का कॉन्सेप्ट है मुसलमानों के अंदर, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग था इंडियन नेशनलिस्ट के लिए। ये मूवमेंट तकरीबन 3-4 साल चलती रही और इसके एक तरह से जवाब के तौर पे या जवाबी एक नेचुरल रिएक्शन के तौर पे ये हिंदुत्व की मूवमेंट निकली, जिसमें हिंदू लफ्ज़ को या हिंदू आइडियोलॉजी को कन्वर्ट किया गया एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में, एक डॉक्ट्राइन में, जहाँ पर इस बात को कन्वर्ट किया गया कि एक हिंदू सिर्फ एक हिंदुइज़्म का मानने वाला नहीं है, बल्कि हर इंडियन है और हर वो बंदा है जो अपने आप को इंडिया की जो हज़ारों साल की हिस्ट्री है उसके साथ अलाइन करता है, और बाकी जो सब लोग हैं वो गलत हैं, वो बुरे हैं। और कई दफ़ा तो इस तरह की वोकैबुलरी, इस तरह का स्लांट दिया गया जैसे हिंदू रेस की बात हो रही है। हालांकि हिंदुइज़्म कोई रेस नहीं बनाता, हिंदू कोई रेस नहीं है, लेकिन इस आइडियोलॉजी के तहत हिंदू एक तरह से प्रैक्टिकली एक रेस बनते चले गए। और जाहिर है जब रेस की बात हो तो फिर एक काउंटर रेस भी कम से कम एक तो आती है, वो मुसलमान बन गए, और जितने भी नॉन हिंदूज़ थे वो सभी एक तरह से काउंटर रेसेस बनते चले गए। पार्टीशन के बाद नेहरू साहब की गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा लेफ़्ट अलाइंड की गवर्नमेंट थी। वो सोवियत यूनियन के करीब थे, खुद भी एक सोशलिस्ट मिजाज रखने वाले प्राइम मिनिस्टर थे। नतीजा ये हुआ कि जो राइट की सारी पॉलिटिक्स थी वो ज़्यादा से ज़्यादा राइट पर निकलती चली गई। और जाहिर है इस सोच को किसी किस्म का मजहबी ब्लैंकेट चाहिए होता है, एक टर्म, एक आइडियोलॉजी चाहिए होती है। पाकिस्तान में भी आपको ऐसी आइडियोलॉजी वाली जमातें पता ही होंगी, सारी दुनिया में इस तरह की आवाज़ें उठती रहती हैं। अमेरिका में वेस्टबोरो बैप्टिस्ट चर्च है, उसी तरह से यहाँ पर आरएसएस वगैरह ने हिंदुत्व को उसका परचम उठा लिया, उसका फ्लैग उठा लिया। और चूँकि ऐसी तंजीमों के पास बहरहाल स्ट्रीट पावर ज़रूर होती है, चाहे ये इलेक्ट ना होते हों पार्लियामेंट में, जैसे पाकिस्तान की जमातें भी आपको पता ही होंगी जो कि पार्लियामेंट में कोई ख़ास जगह नहीं बना पाती, लेकिन अगर उनको कोई शहर बंद करने हों तो उनके लिए कोई ख़ास मसला नहीं है, कोई बहुत बड़ा लॉन्ग मार्च निकालना हो तो कोई ख़ास मसला नहीं है उनके लिए। बस तकरीबन वही हिसाब इधर भी हुआ। वक्त के साथ साथ यहाँ तक बात पहुँची कि बाबरी मस्जिद को ऐसे शहीद किया गया, गुजरात में जब कत्लेआम हुए मुसलमानों के तो वो सब कुछ चलता रहा, और वो ज़ाहिर है सब कुछ जो लोग कर रहे थे उनकी आइडियोलॉजी हिंदुत्व ही थी। हिंदुइज़्म एक रिलीजन है, हिंदुत्व एक आइडियोलॉजी है, एक पॉलिटिकल डॉक्ट्राइन है पूरी। इवन दो बहुत से लोग इसको डिफेंड करते हैं और वो कहते हैं कि भाई हिंदू लफ्ज़ का मतलब वो नहीं है, हिंदुत्व का मतलब वो नहीं है। देखें हमारा तो अखबार है दी हिंदू और उसका मतलब है दी इंडियन। उसका मतलब ये नहीं है कि अ फॉलोअर ऑफ हिंदुइज़्म, उसका मतलब है दी इंडियन। बल्कि वो कुछ एक दो रेफरेंसेस भी उठाकर ले आते हैं कि देखें कुछ जगह पर आज से 150 साल पुरानी किताबों में या 100 साल पुरानी किताबों में तो यहाँ तक लिखा हुआ है कि जो हमारे मुसलमान हिंदू हैं, यानी कि मुसलमान इंडियंस हैं। तो हिंदू का वर्ड जो है ये सिर्फ इंडियन के लिए इस्तेमाल होता है, आप मत घबराया करें इसको सुन के। लेकिन ये बातें वैलिड नहीं हैं, ये बिल्कुल भी वैलिड नहीं है। दूसरी तरफ कई दफ़ा ये एग्जांपल भी दिया जाता है कि देखें फ़लाना बंदा कितना इंटेलिजेंट है या फ़लाना बंदा कितना अच्छा है और वो भी हिंदुत्व को सपोर्ट करता है। तो भाई बहुत से अच्छे लोग थे, बहुत से ज़हीन लोग थे जो हिटलर को भी सपोर्ट कर रहे थे। ये कोई लॉजिक नहीं है कि अगर कोई इक्का दुक्का अच्छे लोग हैं या बहुत ज़हीन लोग हैं वो अगर इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं तो इसका मतलब ये चीज़ को एक सर्टिफिकेशन मिल गई कि ये बहुत अच्छी चीज़ है। आज की ग्राउंड रियलिटी यही है कि हिंदुत्व के नाम पे इस आइडियोलॉजी के जो फॉलोअर्स हैं वो ये समझते हैं कि जो मुसलमान हैं या जो ऐसे लोग हैं जो इंडिया को अपना मातृभूमि पितृभूमि नहीं मानते, जो नहीं समझते कि जो इंडिया है ये सबसे बढ़कर है, ये उनके मज़हब से बढ़कर है, ये उनके बाकी हर तरह की आइडियलिज़म से बढ़कर है। इंडियन पहनो, इंडियन खाओ, इंडिया से
अपना जो सारा ज़िंदगी मौत है वो इंडिया की खातिर बना लो। जो लोग ये नहीं कर रहे वो इंडिया के गद्दार हैं और वो बाहर से आए हुए हैं, उनको वापस बाहर निकालना है या उनको आ, कुछ करना है उनका। ये एक किस्म की रेशियल सुपीरियरिटी वाली सोच है और ये दुनिया में हर जगह पे होती है, पाकिस्तान में भी है। बस इंडिया में इस वजह से बहुत ज़्यादा हो गई है कि एक तो वहाँ पर डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है। नतीजा ये है कि इस तरह के एनवायरनमेंट में इस तरह की सोच बहुत तेज़ी से प्रोपगेट होती है और ज़ाहिर है इस तरह की जो नेशनलिस्ट रिलीजियस टाइप की आइडियोलॉजी होती है उसको हथियार बनाकर बहुत से पॉलिटिशियंस बहुत सी पब्लिक को बहुत आसानी से गुमराह कर लेते हैं। नतीजा ये होता है कि ये जो साइकिल है इस तरह की एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी को लोगों के ब्रेन में एकदम से एक तरह से माइंड वॉश कराने का, वो फिर बढ़ता चला जाता है। मगर भारत में क्या हो रहा है उसको तो ना हम रोक सकते हैं ना उसके बारे में कुछ कर सकते हैं। हमारी जिम्मेदारी यही बनती है कि हम उसको देखें और उससे सबक सीखें। पाकिस्तान में भी इसी तरह की चीज़ें पहले भी होती रही हैं, आज भी हो रही हैं और पाकिस्तान की इकॉनमी वगैरह चूँकि आजकल बुरे दिन चल रहे हैं तो इसमें फिर हमारी यूनिटी भी ख़राब होती है, इसमें हमारी इस तरह की सोच, नेगेटिव सोच तेज़ी से बढ़ती है। तो हमारी ज़िम्मेदारी यही बनती है कि इंडिया से सबक सीखें, इकट्ठे रहें, यूनाइटेड रहें। इस तरह की एक्सट्रीमिस्ट सोच को अपने अंदर कम से कम जगह ना बनने दें इसकी। हम यही सोचें कि भाई ये मुल्क जो कि हमने ऑपरेशन से बचने के लिए हासिल किया था, तो आज ये मुल्क भी किसी को ऑपरेस ना करे। दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं।